जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का इस सीरीज में जिसमें हम इंडियन एक्सप्रेस न्यूज़पेपर का एनालिसिस करते हैं। आज 5 अप्रैल है और आप सभी के लिए गुड न्यूज़ है कि आज के न्यूज़पेपर में कुछ भी खास नहीं है। तो इसीलिए अगर आप चाहे तो वीडियो अभी भी बंद कर सकते हो। अब मैं तो वीडियो बनाऊंगा ही, क्योंकि अगर नहीं बनाऊंगा तो आप बोलोगे कि रेगुलरली वीडियो नहीं आ रहा है। खैर, तो यहाँ पर 5 अप्रैल है और आज के न्यूज़पेपर में क्या क्या खास है वो जानने की कोशिश करते हैं। चलिए शुरू करते हैं, लेकिन उससे पहले यूपीएससी आईएएस कंप्लीट पैकेज प्रीलिम्स प्लस मेंस अवेलेबल है अकेडमी ऐप पर। जितने भी कोर्सेस है, वो GS1 बोलिए, GS2 बोलिए, GS3 बोलिए, GS4 बोलिए, सभी कोर्सेस अवेलेबल है। और बोनस कोर्सेज जो है वो भी आपको मिलते हैं। इंडिया ईयर बुक, आंसर राइटिंग, पर्सनल गाइडेंस, मॉक टेस्ट, सभी आपको देखने को मिलेंगे। हाईएस्ट क्वालिटी कंटेंट है लोवेस्ट प्राइजेस में। तो आपको करना क्या है, डाउनलोड करना है अकेडमी ऐप, साइन अप करना है। आप हर सेक्शन में जाकर पहले 2 लेक्चर को एज अ डेमो लेक्चर देख सकते हो। देन उसके बाद आप प्रोफाइल में जाओगे, यहाँ पर क्लिक करोगे, यहाँ पर आपको प्रोफाइल जो है वो दिखाई देगी। प्रोफाइल में जाने के बाद आपको वेरियस प्लान दिखाई देंगे। 1 महीने का है, 2 महीने का है, 6 महीने का है, 3 महीने का है, 1 साल का है, 2 साल का है। मोस्टली जो एस्पिरेंट्स है वो 2 साल का प्रीफर करते हैं, क्योंकि काफ़ी अच्छे तरीके से एक तो पढ़ाई भी हो जाती है, आपको PDF जो है डाउनलोडेबल मिल जाते हैं, प्लस आपको पर्सनल गाइडेंस जो है वो भी मिल जाता है। तो सब कुछ आपको मिलता है और ऑल इन वन सब्सक्रिप्शन है। मतलब एक बार अगर आप लोगे तो जितने भी कोर्सेज है सभी वहाँ पर अनलॉक हो जाएंगे। तो जल्द से जल्द डाउनलोड कीजिए अकेडमी ऐप और वीडियोस को एंजॉय कीजिए। आइए मैप बेस्ड एक्सरसाइज देखते हैं। तो यहाँ पर नीचे ये जो कंट्री आपको दिखाई दे रही है, ये कंट्री कौन सी है ये आपको बताना है। तो आपको करना क्या है, वीडियो को पॉज करना है, इस कंट्री के रिगार्डिंग इन्फॉर्मेशन लिखना है एंड देन वीडियो को रिज्यूम करना है। अब देखिए यहाँ पर एक्सप्लेन सेक्शन अगर हम देखते हैं तो इसमें हमें देखने को मिलता है कि WHO मूव ऑन कोवैक्सीन। देखिए क्या हुआ है कि यहाँ पर कोवैक्सीन जो है उसमें थोड़ी यहाँ पर रुकावट जो है WHO की तरफ से देखने को मिल रही है। WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, कोवैक्सीन आप सभी को पता है कि कोविड जब चल रहा था उस समय पर कोवैक्सीन को यहाँ पर इंडिजीनियसली डेवलप्ड है। कोवैक्सीन को इमरजेंसी अप्रूवल जो है वो दिया गया था और इमरजेंसी अप्रूवल के तहत इंडिया ने कोवैक्सीन जो है उसके डोजेज लगाए। काफ़ी डोजेज जो है वो हमें देखने को मिले, काफ़ी फास्ट डोज जो है वो यहाँ पर हमें वैक्सीनेशन के देखने को मिले हैं। लेकिन अभी ऐसा हुआ है कि WHO ने बोला है कि भाई तुम जो मैन्युफैक्चर यहाँ पर कर रहे हो, मतलब जो वैक्सीन है उसमें कोई इशू नहीं है, वैक्सीन की जो क्वालिटी है उसमें कोई इशू नहीं है, वैक्सीन की जो इफिकेसी उसमें कोई इशू नहीं है। इशू है कि जिस तरीके से मैन्युफैक्चरिंग हो रही है वो यहाँ पर चेंज होना ज़रूरी है। मतलब जो मैन्युफैक्चरिंग है उसमें क्वालिटी मेंटेन नहीं हो रही है। तो इस पर यहाँ पर बोला गया है। तो अभी क्या होगा, अभी यहाँ पर जो भारत बायोटेक है थोड़ा पॉज करके यहाँ पर जो क्वालिटी उसका इम्प्रूवमेंट करेंगे एंड देन उसके बाद फिर से जो चीज़ें हैं वो रिज्यूम हो जाएगी। बस यही चीज़ हमें इसमें देखने को मिल रही है। बाकी इमरजेंसी जो है श्रीलंका में, श्रीलंका के बारे में कंप्लीट जो इन्फॉर्मेशन है हमने कल की वीडियो में देखा हुआ है, इसलिए इसे दोबारा देखने की कोई ज़रूरत नहीं है। ये अगर हम देखें तो यूनियन मिनिस्टर को किस तरीके के बंगलौज अलॉट किए जाते हैं और इविक्शन का क्या उसमें खेल होता है, वैकेंट कैसे किए जाते हैं, ये हम जानने की कोशिश करेंगे। नेक्स्ट, यहाँ पर अगर हम बात करें एडिटोरियल पेज की, तो यहाँ पर सैमसंग ऑप्शन, कैंपस फॉर ऑल, इमेज प्रूव, फ्यूल फॉर द फ्यूचर एंड नो काउंटेबिलिटी बिल। अब देखिए नो काउंटेबिलिटी बिल ये वाला जो है ये हमने ऑलरेडी कवर किया हुआ है, तो इसलिए इसको देखने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पर फ्यूचर फ्यूल के बारे में अगर हम देखते हैं तो यहाँ पर हाइड्रोजन जो है, ग्रीन हाइड्रोजन, उसकी बात की जा रही है। तो ये वाला आर्टिकल हम देखेंगे किस तरीके से यहाँ पर हम जो फ्यूचर है उसमें जा सकते हैं, क्योंकि अभी हाल ही में जो नितिन गडकरी है उन्होंने भी जो हाइड्रोजन व्हीकल है उससे ट्रैवल किया था। बाकी अगर आप देखोगे तो एग्ज़ाम पर्सपेक्टिव से कुछ भी खास जो है वो नहीं निकलता है। नेक्स्ट, यहाँ पर शुरू करते हैं हम एक एक जो हमारे न्यूज़ आर्टिकल्स उसको कवर करने की कोशिश करते हैं। नाउ यहाँ पर जो केंद्रीय मंत्री है उनको किस तरीके से जो बंगलो है वो अलॉट किए जाते हैं। आप सभी ने देखा होगा कि जो केंद्रीय मंत्री होते हैं उन्हें बड़े बड़े बंगलो जो है वो अलॉट किए जाते हैं, मतलब 4-4 5-5 कमरे होते हैं। देन उसके साथ साथ उनको नौकर जाकर मिलते हैं, सब कुछ मिलता है। तो ये जो बंगलो है ये किस बेसिस पर और कौन उनको अलॉट करके देता है। दूसरा ये है कि उनका कार्यकाल जब खत्म हो जाता है तो किस तरीके से यहाँ पर बेदखली की प्रक्रिया जो है वो हमें देखने को मिलती है। तो ये चीज़ हम यहाँ पर जानने की कोशिश करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। नाउ यहाँ पर जो ओवर द लास्ट 1 वीक अगर हम देखें तो जो डायरेक्टरेट ऑफ स्टेट है, जिसे हम DOE कहते हैं, डायरेक्टरेट ऑफ स्टेट, अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स, वो यहाँ पर
काफ़ी सारे जो फॉर्मर यूनियन मिनिस्टर्स रहे हैं उन्हें अपने बंगलो जो उनको अलॉट किए गए थे उसके वैकेंट करने के लिए कह रहा है कि भाई घर से निकलो, अभी तुम्हारा कार्यकाल हो गया है, ज़बरदस्ती से फ्री के जो बंगलो है उस पर अपना कब्जा जो है मत जमाओ। ये चीज़ हमें यहाँ पर देखने को मिल रही है। अब यहाँ पर जो डीओई है ये यहाँ पर मैंडेटेड है कि जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है उसकी जो स्टेट है जिसमें गवर्नमेंट रेसिडेंशियल अकोमोडेशंस भी आते हैं, बाकी प्रॉपर्टीज जो अक्रॉस द कंट्री वो भी आती है, उसको यहाँ पर मैनेज करें कि भाई किसको कौन सी प्रॉपर्टी देनी है, प्रॉपर्टी जो देखने को मिल रही है उसको मैनेज किस तरीके से करना है, सब कुछ यहाँ पर डीओई के जरिए किया जाता है। अब यहाँ पर जो अलॉटमेंट है सेंट्रल गवर्नमेंट बंगलोज का वो जनरल पूल रेसिडेंशियल अकोमोडेशन एक्ट के थ्रू होता है। अब ये जो एक्ट है ये यहाँ पर एक्ट के थ्रू जो भी यहाँ पर अकोमोडेशन है जो यहाँ पर दिया जा रहा है तो वो इसी के थ्रू हमें देखने को मिलता है। अब इसके थ्रू जो अकोमोडेशन दिया जा रहा है वेरियस यूनियन मिनिस्टर्स को, सेंट्रल गवर्नमेंट जो यहाँ पर लोग हैं सेंट्रल गवर्नमेंट में जो काम करते हैं तो उनको यहाँ पर रेसिडेंशियल अकोमोडेशन जो है वो दिए जाते हैं अंडर द एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल ऑफ डीओई दिल्ली में, और 39 बाकी लोकेशन जो है दिल्ली के बाहर भी हमें देखने को मिलता है। मतलब ऐसा नहीं है कि हमें ऐसा लगता है कि भाई जितने भी यूनियन मिनिस्टर्स है, जितने भी सेंट्रल गवर्नमेंट के लोग हैं वो सब यहाँ पर जो दिल्ली है वहीं पर रहते हैं या वहीं पर हमें उनके बंगलो देखने को मिलते हैं, ऐसा नहीं है। 39 और भी लोकेशन है जो हमें दिल्ली के बाहर देखने को मिलती है, वहाँ पर भी उनको जो एकोमोडेशन है वो प्रोवाइड किया जाता है। और ये एकोमोडेशन कोई छोटा नहीं होता है, और ये जो एकोमोडेशन है ये बहुत सारी चीज़ों पर भी डिपेंड करता है कि भाई सैलरी पे किस तरीके का है, पोजीशन किस तरीके की है, काम किस तरीके का है, उन चीज़ों पर भी जो एकोमोडेशन है वो यहाँ पर प्रोवाइड किया जाता है। जो सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ है, सभी सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़, तो मतलब इसमें आप समझ लीजिए कि अगर आप यूपीएससी दे रहे हो तो आपको पता होगा कि भाई सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ जो है वो कौन कहलाते हैं। तो जितने भी सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ है वो एलिजिबल होते हैं कि जो अकोमोडेशन है इस पूल के तहत वो यहाँ पर अप्लाई कर सके। और जो भी अप्लाई करता है तो अलॉटमेंट जो है यहाँ पर कई चीज़ों पर बेस्ड किए जाते हैं, जैसे कि जो पे स्केल है वो किस तरीके का है, जो ऑफिस है, पोजीशन है एप्लीकेंट की वो क्या है, इन सभी बेसिस पर जो यहाँ पर अलॉटमेंट है वो किया जाता है। एंड देन यहाँ पर जो समझ लीजिए 8 बंगलोज है, टाइप 8 बंगलोज है, यहाँ पर वेरियस टाइप होते हैं। तो जो हाईएस्ट टाइप हमें देखने को मिलता है टाइप 8 बंगलो, जिसमें हमें 7 रूम देखने को मिलते हैं, 7 कमरे, क्वार्टर्स डोमेस्टिक हेल्प के लिए ये यहाँ पर अलॉट किए जाते हैं सर्विंग मिनिस्टर्स को, जो यहाँ पर मिनिस्टर सर्व कर रहे हैं। समझ रहे हो आप, मतलब जो अभी कार्यकाल जिनका चल रहा है उनको यहाँ पर जो टाइप 8 बंगलो है वो दिए जाते हैं 7 कमरों के क्वार्टर्स के साथ, और कई बार राज्यसभा के जो एमपीज हैं उनको भी दिए जाते हैं जिससे कि अपना पूरा कार्यकाल उसमें वो बिता सके। लेकिन अक्सर ऐसा होता है कि जो एमपीज है वो अपना कार्यकाल खत्म होने के बाद भी जो अकोमोडेशन है वो छोड़ते नहीं है। इनफैक्ट कई बार तो ऐसा हुआ है कि उनके जो पिता है, जो माता है वो एमपी रही है, वो सर्विंग रही है, जिन उनको एकोमोडेशन मिला है, अभी भी वही एकोमोडेशन में उनके बच्चे जो है वो भी रह रहे हैं। तो अभी इसीलिए यहाँ पर गवर्नमेंट के द्वारा जो स्टेप है वो लिया गया है कि भाई अभी जो कार्यकारी नहीं है वो अभी निकलो, क्योंकि आप यहाँ पर एकोमोडेशन लेके करोगे क्या, है ना, आपका ज़बरदस्ती एकोमोडेशन जो उसमें अधिकार बनता भी नहीं है। तो इसीलिए क्या हो रहा है कि इनको यहाँ पर निकाला जा रहा है। अब जो इविक्शन होता है, जो निकाला जाता है, वो यहाँ पर पब्लिक प्रीमाइस इविक्शन ऑफ अनऑथोराइज्ड ऑक्यूपेंट्स एक्ट के तहत होता है। मतलब समझ लीजिए यहाँ पर इविक्शन ऑफ अनऑथोराइज्ड ऑक्यूपेंट, ये जो ऑक्यूपेंट है अब ऑथोराइज नहीं है, क्योंकि ऑथोराइज वही लोग हैं जो सर्व कर रहे हैं, जो इनका कार्यकाल यहाँ पर चल रहा है ना, जिनका बनता है एकोमोडेशन लेना। लेकिन अब यहाँ पर अगर वो एकोमोडेशन नहीं ले पा रहे हैं तो फिर अनऑथोराइज्ड ऑक्यूपेंट हो जाते हैं, उनका इविक्शन यहाँ पर जरूरी होता है। तो यही एक्ट के तहत उनका इविक्शन जो है वो हमें देखने को मिलता है। यूजुअली जो ऑक्यूपेंट है उनको कहा जाता है कि भाई प्रीमाइसेस जो है, मतलब एक बेसिकली एक शो कॉज नोटिस जो है वो दी जाती है, एंड शो कॉज नोटिस सर्व होने के बाद 30 दिन का उनको टाइम मिलता है कि भाई आप यहाँ पर ये जो है ये वैकेंट कर दो। और उसी के साथ साथ ऐसा नहीं है कि एक ही शो कॉज नोटिस, कई सारी शो कॉज नोटिस जो है वहाँ पर जाती है, एंड उसके बाद भी अगर उनका रिप्लाई नहीं आता है देन फिर यहाँ पर ये जो लोग हैं ये जाते हैं उनका इविक्शन जो है वो करवा लेते हैं कि भाई अब घर से बाहर आपको निकलना ही पड़ेगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हो किस तरीके से बोला गया ऑफिसर के द्वारा कि यूजुअली द डायरेक्टरेट ऑफ स्टेट सेंड एम्पल शो कॉज नोटिस टू द ऑक्यूपेंट। काफ़ी सारे शो कॉज नोटिस जो है भेजे जाते हैं और उनके रिस्पॉन्स का वेट किया जाता है। अगर ऑक्यूपेंट जो है वो नहीं निकलने के लिए तैयार है तो फिर यहाँ पर कोर्ट का इंटरवेंशन भी होता है, और उसके बावजूद अगर वो नहीं निकलने की कोशिश करते हैं तो जो टीम है वो भेजी जाती है जिससे कि इविक्शन प्रोसेस जो है यहाँ पर
शुरू हो जाए। तो मतलब ये सोचे कि कितना एम्बैरेसिंग होता होगा कि एक टीम आ रही है उनको बाहर निकालने के लिए, बेदखल करने के लिए। खैर, तो यहाँ पर हमें कई सारे एग्जाम्पल्स देखने को मिलते हैं जो जिनको खाली करने को कहा गया है। उसमें हमें प्रियंका गांधी वाड्रा जो है वो देखने को मिलती है। उनको बेसिकली 1997 में जो एसपीजी प्रोटेक्टी है उसके तहत बंगलो दिया गया था, लेकिन फिर उसके बाद यहाँ पर उनको नोटिस भेजा गया अकोमोडेशन जो उसको वैकेंट करने के लिए। तो ये यहाँ पर है। फिर उसके बाद अधीर चौधरी जो है उनको यहाँ पर भेजा गया। अंबिका सोनी जो है, जो शरद यादव है, लास्ट वीक सुप्रीम कोर्ट ने डायरेक्ट किया है फॉर्मर यूनियन मिनिस्टर को कि वहाँ दिल्ली का जो बंगलो है वो यहाँ पर वैकेंट कर दें। तो यहाँ पर यादव जो है डिसक्वालीफाई हो गए थे राज्यसभा मेंबर से दिसंबर 2017 में, और उन्होंने कोर्ट को अप्रोच किया था कि जो बंगलो है वो उनको रिटेन रहे। तो ये चीज़ यहाँ पर देखने को मिलती है। तो कई सारे ऐसे एग्जाम्पल्स भी हमें देखने को मिलते हैं। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको जो वीडियो है वो काफ़ी पसंद आया होगा, और अगर पसंद आया तो वीडियो को शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। नाउ यहाँ पर हम बात करते हैं जो पोटेंशियल है ग्रीन हाइड्रोजन का, उसको हम किस तरीके से अनलॉक कर सकते हैं, और क्या ग्रीन हाइड्रोजन हमारा जो क्रिटिकल एनर्जी सिक्योरिटी प्रॉब्लम है उसको रिजॉल्व कर सकता है। इन सभी चीज़ों पर हम चर्चा करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। अब देखिए, रशिया यूक्रेन का जो वॉर है वो रुकने का नाम नहीं ले रहा है, और जितना तेज़ी से रशिया यूक्रेन वॉर चल रहा है उसी तेज़ी के साथ जो ऑयल प्राइजेस है वो भी काफ़ी ज़्यादा राइज हो रहे हैं। और ऑयल प्राइजेस राइज होने की वजह से जो कंट्रीज़ है जो काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्ट डिपेंडेंट है ऑयल पर, उनको काफ़ी नुकसान हो रहा है। जैसे कि उसमें हम इंडिया भी बोल सकते हैं। हमारी काफ़ी सारी ज़रूरतें जो है वो ऑयल पर बेस्ड है, और ऑयल हम बहुत ज़्यादा इम्पोर्ट करते हैं। उसकी वजह से जो फ्यूल प्राइजेस है वो भी काफ़ी राइज हो रहे हैं, और उसकी वजह से जो इन्फ्लेशन है हमारे देश में वो भी काफ़ी राइज हो रहा है। अब देखिए, यहाँ पर ग्रीन हाइड्रोजन जो है वो एक इमर्जिंग ऑप्शन निकल सकता है कि हम जो इंडिया की वल्नरेबिलिटी है ऐसे प्राइस शॉक से, जो यहाँ पर प्राइस सडनली इंक्रीज होते हैं जिसकी वजह से पूरा जो समझ लीजिए जो पूरा इन्फ्लेशन है वो राइज हो जाता है, तो इससे इंडिया को बचाने के लिए हम ग्रीन हाइड्रोजन जो है उसका इस्तेमाल यहाँ पर कर सकते हैं। अब ग्रीन हाइड्रोजन होता क्या है, तो यहाँ पर भी आप देख सकते हो कि जो नितिन गडकरी है उन्होंने फर्स्ट हाइड्रो पावर्ड कार जो है पार्लियामेंट तक लेकर आए, क्योंकि प्राइस राइज जो है काफ़ी ज़्यादा देखने को मिल रहे थे। और एज अ सिंबॉलिक तौर पर जो नितिन गडकरी उन्होंने यहाँ पर मैसेज दिया कि भाई अब हम यहाँ पर वक्त आ गया है कि हम ग्रीन हाइड्रोजन जो उसकी तरफ बढ़े, जो टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट है वो हम करें, जिससे कि हमें जो फ्यूल है उस पर डिपेंडेंट नहीं रहना पड़ेगा। तो ये चीज़ यहाँ पर देखने को मिलती है। अब सवाल यही आता है कि भाई हाइड्रोजन क्या है, ग्रीन हाइड्रोजन क्या है। तो ग्रीन हाइड्रोजन को समझने से पहले हमें हाइड्रोजन क्या है वो समझना पड़ेगा। हाइड्रोजन जो है वन ऑफ द मोस्ट अबंडेंट एलिमेंट है अर्थ पर, और क्लीनर अल्टरनेटिव फ्यूल ऑप्शन के तौर पर भी ये निकलता है। ये बहुत खूबसूरत तरीके से हमें एज अ अल्टरनेटिव, क्लीनर अल्टरनेटिव जो कि यहाँ पर पोल्यूशन जो ना करे, एज अ क्लीनर अल्टरनेटिव के तौर पर हम इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। एक तो जो क्रूड ऑयल है उसके प्राइजेस भी ज़्यादा, और दूसरा वो पोल्यूशन जो है वो भी बहुत ज़्यादा फैलाता है। अब देखिए, यहाँ पर अगर हम बात करें ग्रीन हाइड्रोजन की, तो ये इलेक्ट्रोलाइसिस जो है वाटर का रिन्यूएबल एनर्जी के साथ एंड लो कार्बन फुटप्रिंट के साथ यहाँ पर हमें देखने को मिलता है, इसलिए उसको कहा जाता है ग्रीन हाइड्रोजन, क्योंकि ये कंप्लीटली सूटेबल है एनवायरमेंट के लिए। यहाँ पर जो कार्बन फुटप्रिंट है इसका काफ़ी कम होता है। इलेक्ट्रिसिटी स्प्लिट जो है वाटर इंटू हाइड्रोजन ऑक्सीजन, ये हमें देखने को मिलता है। बाय प्रोडक्ट इसके वाटर एंड वाटर वेपर होते हैं। तो देखिए, बाय प्रोडक्ट अगर कार्बन निकलता है तो वो पोल्यूशन फैलाएगा, लेकिन बाय प्रोडक्ट जो है पानी और वाटर वेपर अगर निकल रहा है तो फिर वो पोल्यूशन कैसे फैला सकता है। तो ये एक खासियत है इसकी। अब वेरियस यहाँ पर हाइड्रोजन के टाइप है, जैसे ग्रीन हाइड्रोजन है, एक ब्राउन हाइड्रोजन भी देखने को मिलता है, ये कोल का यूज़ करके यहाँ पर निकलता है। ग्रे हाइड्रोजन होता है, फ्रॉम नेचुरल गैस से ही प्रोड्यूस होता है, इमिशन जो है वो एयर में रिलीज होते हैं। ब्लू हाइड्रोजन होता है, ये बेसिकली प्रोड्यूस होता है नेचुरल गैस से, वेयर इमिशन आर कैप्चर्ड यूजिंग कार्बन कैप्चर एंड स्टोरेज। मतलब ब्लू हाइड्रोजन का जो है वो कैप्चर किया जा सकता है। तो ये चीज़ें यहाँ पर निकल कर आती है। सबसे सेफ एंड सबसे अच्छा अगर हम देखते हैं तो ग्रीन हाइड्रोजन जो है ये हमें देखने को मिलता है, जो हम यूज़ भी कर सकते हैं। अब आपके मन में सवाल ये आ रहा होगा कि ये हाइड्रोजन जो है ये यूज़ करने के बजाय इसके लिए हमें इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट करना पड़ेगा अलग से, तो इससे अच्छा बाकी जो रिन्यूएबल टेक्नोलॉजीज़ है उसका हम इस्तेमाल क्यों नहीं कर सकते हैं, है ना। कि जो रिन्यूएबल एनर्जी टेक्नोलॉजीज़ है बचे हुए बाकी के, उनका हम इस्तेमाल क्यों नहीं कर सकते हैं। तो देखिए, यहाँ पर रिन्यूएबल एनर्जी टेक्नोलॉजीज जो है उसके 4 की डिफिशियंसीज हमें देखने को मिलती है। सबसे पहली तो ये है कि जो रिन्यूएबल एनर्जी है वो यहाँ पर जनरेट की जा सकती है, एक उसका लिमिटेशन आता है ग्रेड स्केल पर ही। मतलब यहाँ पर क्या है कि जो यूरोप है
उनको नेचुरल गैस जो है वो बाय करना पड़ा था रिकॉर्ड हाई प्राइजेस पर, क्योंकि यहाँ पर रिन्यूएबल जो जनरेशन है वो यहाँ पर उनका गिर गया था। क्योंकि एक प्रॉपर ग्रेड स्केल होती है, स्टोरेज जो उसके लिमिटेशंस होते हैं कि उतना ही स्टोरेज हो पाएगा, उससे ज़्यादा स्टोरेज नहीं हो पाएगा। तो ये प्रॉब्लम समस्या जो है देखने को मिलती है। और इसकी वजह से क्या है, इसकी वजह से अगर जनरेशन यहाँ पर फेल हो जाए तो फिर जो बाकी है, ऑयल है, नेचुरल गैस है, उस पर हमें डिपेंडेंट रहना पड़ेगा इंपोर्ट करने के लिए। दूसरा है कि यहाँ पर जो फाइनेंशियल वायबिलिटी है ये भी यहाँ पर आती है कि इंडिया में रिन्यूएबल इलेक्ट्रिसिटी जो है इज अ रिप्लेसमेंट फॉर कोल बेस्ड पावर, चीपेस्ट फॉर्म ऑफ एनर्जी, दैट्स अ बिग कंस्टेंट ऑन इट्स वायबिलिटी। क्योंकि क्या है कि समझ लीजिए कि अगर हम कोई अल्टरनेटिव पर जा रहे हैं तो वो अल्टरनेटिव जो है वो यहाँ पर चीप भी तो रहना चाहिए, सस्ता भी तो रहना चाहिए। अगर जो अभी हम इस्तेमाल कर रहे हैं उससे महंगा है तो फिर समस्या जो है वो क्रिएट होती है। तीसरा है इलेक्ट्रिक व्हीकल टेक्नोलॉजी, जो उसके अपने कुछ लिमिटेशंस है। जो हम बोल रहे हैं कि भाई चार्जिंग सॉकेट लगाएंगे, ये करेंगे, वो करेंगे, उसकी अपनी लिमिटेशंस है। जैसे कि ठीक है, टू व्हीलर जो है काफ़ी ज़्यादा हमें देखने को मिलते हैं इलेक्ट्रिक व्हीकल्स पर, और फोर व्हीलर भी कुछ कुछ आ जाएंगे। लेकिन वही अगर हम बात करें जो हेवी ट्रक्स है ना, तो वो यहाँ पर समस्या क्रिएट करेंगे। मतलब लिथियम बैटरीज जो है वायबल नहीं है ट्रक्स के लिए। देन फोर्थ अगर हम देखते हैं अवेबिलिटी ऑफ क्रिटिकल मिनरल्स, यहाँ पर इलेक्ट्रिक व्हीकल जो उसको लार्ज क्वांटिटी ऑफ लिथियम चाहिए। हमने लास्ट लेक्चर में देखा था लिथियम आयन जो है कैसे काम करता है ना, लिथियम आयन बैटरीज। तो लिथियम जो है वो लार्ज क्वांटिटी में चाहिए, तो यहाँ पर इंडिया वो भी लैक करता है, तो मतलब इम्पोर्ट डिपेंडेंट रहना ही पड़ेगा। लेकिन वही अगर हम बात करते हैं ग्रीन हाइड्रोजन की, तो इंडिया के पास हाइड्रोजन का अबंडेंस है। तो इसीलिए यहाँ पर ग्रीन हाइड्रोजन जो है वो हम एक्सपोर्ट भी कर सकते हैं, मतलब एक्सपोर्ट लीडर बन सकते हैं उसमें, अगर उस पर हम काम करें तो ये फ़ायदा जो है हमें देखने को मिलता है। नेक्स्ट यहाँ पर अगर हम बात करें कि जो ग्रीन हाइड्रोजन है वो किस तरीके से आ सकता है, किस तरीके से आगे आ सकता है, क्या उसमें भी कोई चैलेंजेस है। देखिए ग्रीन हाइड्रोजन जो है उसका हम वाइड यूज़ अगर करते हैं तो स्टार्ट जो है हम ब्लेंड करके कर सकते हैं कि भाई मिक्स हम कर लें, है ना, एकदम से ठीक है ग्रीन हाइड्रोजन हम डायरेक्टली यूज़ नहीं करें, लेकिन अगर मिक्स करके हम कर ले कि ब्लेंड कर ले उसको कॉम्प्रेस नेचुरल गैस के साथ, तो ये यहाँ पर नेचुरल गैस जो हम डिपेंडेंट है नेचुरल गैस पर, इंपोर्ट पर, समझ लीजिए अगर हम 100 यूनिट इंपोर्ट कर रहे हैं, लेकिन अगर हमने यहाँ पर ग्रीन हाइड्रोजन को ब्लेंड कर दिया इसके साथ, और ग्रीन हाइड्रोजन 50 है, नेचुरल गैस 50 है, तो हमारा 50 जो है वो इम्पोर्ट तो कम हो गया, 50% इम्पोर्ट तो कम हो गया। तो ये यहाँ पर बेनिफिट हो सकता है। अब हाइड्रोजन व्हीकल को सीधा रोड पर लेकर आना, उसके लिए हमें इंफ्रास्ट्रक्चर जो है बहुत ज़्यादा लगेगा, उसमें कोई दोहराई नहीं है। और इंफ्रास्ट्रक्चर पे अगर हम अभी से काम करना शुरू कर दें तो जल्दी ही हम यहाँ पर जो लीडर है वो बनकर उभर सकते हैं। एयरपोर्ट बोलिए, पोर्ट्स बोलिए, वेयर हाउसेस बोलिए, वो लार्ज नंबर ऑफ व्हीकल्स यहाँ पर क्रेन, ट्रक्स इसका इस्तेमाल करते हैं। तो वो यहाँ पर हाइड्रोजन फ्यूल सेल पर काम कराना हम शुरू कर दें तो एक पायलट प्रोजेक्ट की तरह भी वो काम कर लेगा कि भाई यहाँ पर ये लोग जो है इनके पास वहीं के वहीं पे रहती है गाड़ियाँ, है ना, वहीं के वहीं पे रहती है, इसलिए कोई भी दिक्कत आती है तो वहीं के वहीं पे रिजॉल्व हो जाएगा। अपार्ट फ्रॉम गवर्नमेंट बैक प्लेयर्स, यहाँ पर गवर्नमेंट जो है वो तो रहनी ही चाहिए इसमें इन्वॉल्व, गवर्नमेंट ने तो करना ही चाहिए। लेकिन हाइड्रोजन इकोनॉमी जो उसके लिए हमें प्राइवेट सेक्टर का पार्टिसिपेशन भी लगेगा, क्योंकि इसमें R&D रिसर्च काफ़ी ज़्यादा होता है, और वो यहाँ पर प्राइवेट सेक्टर जब इन्वॉल्व होगा तो काफ़ी खूबसूरत तरीके से होगा, काफ़ी एडवांस तरीके से होगा। तो ये भी चीज़ जो है हमें यहाँ पर लेकर आना ज़रूरी है। तो अब मैं उम्मीद करता हूँ कि यहाँ पर ये जो चीज़ है आपको अच्छी तरह समझ में आ गई होगी, और अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो आप शेयर ज़रूर कीजिएगा। ना यहाँ पर हम बात करते हैं UNEP रिपोर्ट का नॉइस पोल्यूशन पर, उससे रिलेटेड जो कंट्रोवर्सी उस पर भी हम चर्चा करेंगे। देखिए क्या हुआ है कि यहाँ पर जो UNEP रिपोर्ट है नॉइस पोल्यूशन पर वो आई है, और उससे रिलेटेड कुछ कंट्रोवर्सी यहाँ पर क्रिएट हुई है। जो मुरादाबाद है उस उसे इंक्लूड किया गया है सेकेंड मोस्ट नॉइज सिटी के तौर पर। तो अब उसी से रिलेटेड कंट्रोवर्सी खड़ी हो रही है कि भाई यहाँ पर क्या आपने देखा और किस तरीके से आपने कैलकुलेट किया कि आपने जो मुरादाबाद है उसको इंक्लूड कर दिया आपने नॉइज सिटी में ना। अब यहाँ पर अगर हम नॉइज देखते हैं तो नॉइज जो डिफाइन किया जाता है एज लाउड एंड अननेसेसरी साउंड। क्या है कि आप अगर नॉर्मली बात कर रहे हो, अभी जैसे मैं यहाँ पर नॉर्मली बात कर रहा हूँ और मैं अगर जोर जोर से चिल्लाना शुरू कर दूँ तो यहाँ पर क्या होगा, अननेसेसरी साउंड निकलेगा, अननेसेसरी लाउडनेस देखने को मिलेगी, और इसी को हम कहते हैं नॉइस। नॉइस पोल्यूशन ये यहाँ पर लाउड, अनवांटेड और डिस्टर्बिंग साउंड जो हमारे एनवायरनमेंट में होता उसकी वजह से नॉइस पोल्यूशन देखने को मिलता है। अब देखिए इसके कॉन्सिक्वेंसेज जो है भी बहुत भयानक होते हैं। जैसे कि यहाँ पर जो नॉइज़ है वो नेगेटिव इफेक्ट्स डालता है पब्लिक हेल्थ पर, मतलब इसमें आप माइल्ड टू टेम्पररी डिस्ट्रेस जो है वो बोल सकते हो, क्रॉनिक फिजिकल इम्पेयरमेंट बोल सकते हो। ये चीज़ें भी हमें नॉइज़ पोल्यूशन, मतलब सिर्फ कान के पर्दे नहीं पड़ते हैं, बाकी भी जो प्रॉब्लम्स है वो भी देखने को मिलते हैं।
नॉइज जो है रात को नाइट में वो स्लीप डिस्टर्ब करती है, और उसकी वजह से जो वेलबींग है नेक्स्ट डे, क्योंकि अगर हमारी नींद अच्छी नहीं हो रही है रात को, दूसरा दिन जो है वो खराब जाता है, तो ये वेलबींग जो है उसमें प्रॉब्लम होते हैं। नॉइस इंड्यूस्ड स्लीप डिस्टर्बेंसेस, ये स्पेशली यहाँ पर जो एल्डरली है, प्रेग्नेंट वीमेन है एंड शिफ्ट वर्कर्स है, उनके लिए काफ़ी हानिकारक होता है, क्योंकि मेंटल जो इम्बैलेंस है वो भी क्रिएट करता है। नॉइस इंड्यूस्ड अवेकनिंग जो है वो वेराइटी ऑफ फिजियोलॉजिकल एंड साइकोलॉजिकल स्ट्रेस जो है वो क्रिएट करते हैं, कि भाई अगर नॉइस की वजह से आप उठ गए, जो आवाज़ हो रही है उसकी वजह से उठ गए, तो ये भी यहाँ पर काफ़ी स्ट्रेस क्रिएट करता है। जो ट्रैफिक नॉइज है उसके एक्सपोजर से यहाँ पर लिंक्ड है कार्डियोवास्कुलर एंड मेटाबॉलिक डिसीजेस। तो आप समझ रहे हो यहाँ पर कि अलग अलग साउंड जो है उसकी वजह से किस तरीके से हमारे हेल्थ पर बुरा असर पड़ता है। अगर यही एनवायरमेंटल जो नॉइज़ है उसके लिए अगर हम लॉन्ग टर्म एक्सपोज रहेंगे, तो उसकी वजह से हार्ट डिसीज एंड डेथ जो है वो भी हो सकती है, तो काफ़ी रिस्क यहाँ पर हो जाता है। एक्यूट माइकार्डियल यहाँ पर जो इन्फ्रैक्शन है एंड यहाँ पर कंजेस्टिव हार्ट फेलियर है, ये लिंक किए गए हैं रोड ट्रैफिक नॉइज़ की वजह से, मतलब रोड ट्रैफिक नॉइज़ की वजह से जो अटैक्स है वो भी पाए गए हैं। टाइप 2 डायबिटीज़, हाइपरटेंशन जो है ये भी काफ़ी कॉमन है ये नॉइज़ पोल्यूशन की वजह से। तो आप समझ सकते हो भाई नॉइज़ पोल्यूशन जो है ये काफ़ी हानिकारक है, और इससे बचना हमारे लिए, हमारे सेहत के लिए बहुत ज़रूरी है। अब कंट्रोवर्सी की अगर हम बात करें, तो फर्स्ट चैप्टर जो है यूएनईपी रिपोर्ट का, उसने कंपाइल किए हैं अबाउट नॉइज लेवल सेवरल सिटीज़ में अराउंड द वर्ल्ड, और उसने यहाँ पर 61 सिटीज़ निकाले हैं जो यहाँ पर डेसिबल जो लेवल है उसके ऊपर मेजर किए गए हैं। उसने यहाँ पर मुरादाबाद जो है उत्तर प्रदेश का, उसको यहाँ पर 29 to 114 रेंज में रखा है, सेकेंड मोस्ट नॉइजेस सिटी लिस्ट में। और ऑथर जो है फर्स्ट चैप्टर के सेड दैट द इन्फ्यूजन स्टीम्ड फ्रॉम एरर इन दी जो बिब्लियोग्राफी है उसमें जो एरर है वो देखने को मिला है। 114 मेजरमेंट जो है ये एवरेज ऑफ मेजरमेंट्स रिपोर्टेड फ्रॉम फैक्ट्री इन द इंडस्ट्रियल जोन। तो अगर आप देखोगे तो इस तरीके से जो है वो सही जो कैलकुलेशंस है वो यहाँ पर नहीं लिए गए हैं, जिससे कि सही हमें जो रिजल्ट है वो यहाँ पर मिले। तो ये समस्या यहाँ पर निकल कर आई है, और इसकी वजह से यहाँ पर सेकेंड नॉइजेस सिटी बनाना ये इनकरेक्ट है, क्योंकि लीज जो है सिटीज़ की यहाँ पर इंस्टीट्यूट किए गए हैं इंडिकेटिव बेसिस पर ही, कि भाई इंडिकेट कर रहे हैं, उस बेसिस पर लिए गए हैं। तो ये यहाँ पर कंट्रोवर्सी से कनेक्ट हो रही है। इंडिया जो है मेजर कैसे करता है, इंडिया कैसे कैलकुलेट करता है? देखिए, सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड जो है रिस्पॉन्सिबल है कि वो नॉइज़ लेवल मॉनिटर करे, स्टैंडर्ड जो है वो सेट करे, और जो एक्सेसिव नॉइज़ होती है उसमें किस तरीके से कंट्रोल किया जाना चाहिए वो सब यहाँ पर बताएं। एजेंसी के मैनुअल मॉनिटरिंग सिस्टम है, यहाँ पर सेंसर्स इंस्टॉल किए गए हैं मेजर सिटीज़ में, और कुछ सिटीज़ जो उनके पास कैपेबिलिटी है कि नॉइज़ लेवल जो है रियल टाइम में वो ट्रैक कर सकते हैं। सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड यहाँ पर नॉइस मेजरमेंट जो है बिफोर एंड आफ्टर दिवाली भी लेते हैं, जिससे कि यहाँ पर जो अवेयरनेस है वो स्प्रेड हो सके, जो फायर क्रैकर है उसके डेंजर के बारे में। तो ये भी चीज़ हमें यहाँ पर देखने को मिलती है। तो मैं उम्मीद करता हूँ आपको ये जो कंट्रोवर्सी है, ये जो मामला है, ये यहाँ पर समझ में आ गया होगा। अब देखिए, यहाँ पर एक छोटा सा टॉपिक है जो प्री हिस्ट्री के बारे में बात कर रहा है। प्री हिस्टोरिक रिलिक्स जो है, वैसे भी अगर आप देखो तो जो करंट अफेयर्स है उसमें हमें हिस्ट्री काफ़ी कम देखने को मिलता है, क्योंकि हिस्ट्री मोस्टली चेंज नहीं होता है। लेकिन यहाँ पर अगर हम एंशियंट हिस्ट्री की बात करते हैं, एंशियंट हिस्ट्री का पूरा कोर्स जो है वो अवेलेबल है एम अकेडमी ऐप पर, और उसी के साथ साथ आपको चैप्टर वाइज जो मॉक टेस्ट है, जो MCQs है, वो भी देखने को मिलेंगे theemacademy.in पर। ये वेबसाइट पर अगर आप जाओगे theemacademy.in, तो आपको चैप्टर वाइज मॉक टेस्ट जो है वो देखने को मिलेगी। तो मॉक टेस्ट एक सेक्शन है, उसमें अगर आप जाओगे तो एंशियंट हिस्ट्री के आपको देखने को मिलेंगे, और उसमें पैलेलिथिक, मेसोलिथिक, नियोलिथिक अभी ऐड किए जा चुके हैं, और चैप्टर वाइज जो है MCQs ऐड होते रहेंगे, और वो आप सॉल्व करोगे, मतलब बेसिकली क्विज है वो आप सॉल्व करोगे, तो आपका जो स्कोर है वो 100% मोर देन 50% इंप्रूव हो जाएगा। तो यहाँ पर जब हम बात करते हैं प्री हिस्टोरिक रिलिक की, देखिए प्री हिस्ट्री अलग अलग भागों में यहाँ पर डिवाइडेड होती है। हिस्ट्री, एंशियंट हिस्ट्री की अगर हम बात करें तो प्री हिस्ट्री, प्रोटो हिस्ट्री एंड हिस्टोरिक पीरियड, इस तरीके से डिवाइडेड होता है। प्री हिस्ट्री वो है जहाँ पर ह्यूमन का एग्जिस्टेंस आया है, कुछ लिखा हुआ नहीं है, कुछ भी लिखा हुआ जो है वो देखने को नहीं मिलता है, मतलब जो भी है आर्कियोलॉजिकल जो एविडेंसेस मिलते हैं उसी पर बेस्ड प्री हिस्ट्री जो है हमें देखने को मिलती है। देन प्रोटो हिस्ट्री, इसमें लिखा हुआ तो है, इसमें लिखा हुआ है पूरा का पूरा, लेकिन उसको डिकोड जो है वो नहीं किया गया है, उसको हम बोलते हैं प्रोटो हिस्ट्री। बेसिकली ट्रांजिशन होता है प्री हिस्ट्री से हिस्टोरिक पीरियड, और हिस्टोरिक पीरियड में क्या है, लिखा हुआ भी है, डिकोड भी किया गया है, सब कुछ हमें देखने को मिलता है। तो यहाँ बात हो रही है प्री हिस्ट्री की। प्री हिस्ट्री में अगर आप देखोगे तो ये वही पैलेलिथिक, मेसोलिथिक, नियोलिथिक, मेटल एज, ये सब आते हैं, है ना। तो इसमें क्या हुआ है, रिवराइन सेटलमेंट जो है
यहाँ पर अट्टापैडी ये डिस्कवर किए गए हैं प्री हिस्टोरिक आर्टिफैक्ट्स एंड आर्कोलॉजिकल रिमेन्स। तो क्या है आर्कियोलॉजिकल रिमेन्स यहाँ पर हमें देखने को मिले हैं। तो अब इस संदर्भ में यहाँ पर एंशियंट हिस्ट्री जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाती है, खासकर अगर हम बात करें पैलेलिथिक एज, नियोलिथिक एज, मेसोलिथिक एज, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और उसी के साथ साथ यहाँ पर जो रिवर्स है, यहाँ पर अलॉन्ग द रिवर्स यहाँ पर भवानी, शिरुवानी, देन कोडुमकारा पल्लम या फिर अनाकट्टी रिवर जो है ये यहाँ पर इम्पॉर्टेंट है। तो ये इनके बारे में आपको जानना ज़रूरी हो जाता है। और उसी के साथ साथ यहाँ पर जो आर्कोलॉजिकल रिमेन्स है ये भी यहाँ पर इम्पॉर्टेंट है। तो ये चीज़ें जो है ये बेसिकली इसमें से काम की निकलती है। तो इसमें टूल्स बोलिए, केव्स बोलिए, है ना, ये सारी चीज़ें, बरियल चेम्बर्स बोलिए, बहुत सारी चीज़ें जो है हमें देखने को मिलती है जो पूरा एंशियंट हिस्ट्री जो है उसमें कवर किया हुआ है। तो इस तरीके से हमें आज का जो न्यूज़पेपर है उसमें इंपॉर्टेंट न्यूज़ आर्टिकल्स देखने को मिलते हैं। तो theacademy.in इस पर आप जाइए। इस पर आपको वेरियस जो कोर्सेस है, फाउंडेशन कोर्सेस ये देखने को मिलेंगे। और फाउंडेशन कोर्सेस आपको पूरा मेंस एंड प्री दोनों के लिए काम आएंगे। और उसी के साथ साथ अगर आप 2 साल का लेते हो तो आपको पर्सनल गाइडेंस जो है वो भी मिलता है। इतने कम प्राइस में इतना हाईएस्ट क्वालिटी कंटेंट और आपको कहीं भी देखने को नहीं मिलेगा। आप ज़रूर देखिए, विजिट ज़रूर कीजिए और वीडियोस को एंजॉय कीजिए। तो मिलते हैं हम अगली वीडियो में। जय हिंद।